नमस्कार दोस्तों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कहानी है गुजरा हुआ अफसाना। आकाशवाणी की अंतिम सभा की उद्घोषणा करके मैंने फेडर ऑफ किया, स्टूडियो से बाहर आ गया। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां छिटक रही थीं। कहीं दूर बच्चों द्वारा चलाए जा रहे पटाखों का धूम धड़ाका साफ सुनाई दे रहा था। शहर अभी जाग रहा था। किन्हीं घरों में दिवाली की पूजा हो चुकी थी और किन्हीं में तैयारी चल रही थी। बाहर छोटे छोटे बच्चे पटाखे चला रहे थे। कुछ दूर खड़े उनके परिजन डांट के साथ उन्हें हिदायतें भी दे रहे थे। माँ हमेशा की तरह घर के बाहर बैठी मेरी राह देख रही थी। मुझे आता देख उनकी बूढ़ी देह में हरकत हुई, चुपचाप भीतर चली गई। मेरे भीतर दाखिल होने के बाद पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आहट हो रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर मैं अपने कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलकर भीतर एक कदम रखकर लाइट जलाई। कुछ क्षणों तक यूं ही आधा अंदर आधा बाहर ठिठक कर खड़ा रहा। ठीक सामने वाली दीवार पर मधु के की फ्रेम में जड़ी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब तो वह मुस्कान एक बीता हुआ अफसाना बन के रह गई थी। अदालत में जब कभी इससे सामना होता भी तो उसकी निगाहों में कुछ भी नहीं होता था। एक बीता हुआ अफसाना बनकर रह गई थी। अदालत में जब कभी इससे सामना होता भी था तो उसकी निगाह कुछ भी तो नहीं हो उसकी निगाहों में कुछ भी नहीं होता था, न प्रेम न विरक्ति। चेहरे पर हल्की कठोरता मैं हमेशा महसूस किया करता था। भीतर आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने मेज पर हमेशा की तरह माँ खाना रखकर दूसरी थाली से ढककर गई थी। मैंने थाली उठाकर देखा, सब्जी, दही, अचार और 4 चपातियाँ। इनके साथ आज एक कटोरी में माँ का बनाया हुआ दाल का हलवा भी था। बाहर द्वार के पास जलते दीपक के अलावा यह दूसरा गवाह था जो यह बता रहा था कि आज मेरे घर में भी दिवाली है। माँ आज लक्ष्मी की पूजा करना भूल गई थी, या फिर शायद जानबूझकर ना की हो। सच भी है, जिस घर की गृह लक्ष्मी रूठ कर चली गई हो उस घर में लक्ष्मी पूजा भी व्यर्थ ही है। अगले दिन मेरी दोपहर की ड्यूटी थी। रात का बचा खाना खाकर मैं स्कूटर पर सवार हो मैं वक्त से पहले ही आकाशवाणी चला गया। प्रकाश जी ने मुझसे महिला जगत की एक रिकॉर्डिंग करने का अनुरोध किया था। मैं स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद ही एक 20-22 साल की सुंदर सी लड़की ने अंदर प्रवेश किया। कहिए, मैं बोला। जी वो रिकॉर्डिंग, वो सच्चाई सी बोली। मुझे आश्चर्य हुआ। तुम महिला जगत की कंपेयरिंग करोगी? तुम तो बिल्कुल छोटी सी हो, किसी भी एंगल से महिला नहीं लगती। तुम युगवाणी के लिए क्यों ट्राई नहीं करती? जी सर, युगवाणी में डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होती है, मुझे डर लगता है। मैं मुस्कुरा दिया। लाओ अपनी स्क्रिप्ट दिखाओ। उसने स्क्रिप्ट मुझे थमा दी। ठीक है, चलो। कहाँ? रिकॉर्डिंग रूम में। और कहाँ? मैं मुस्कराया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई। वाह! वे वह मेरे पास आकर बोली, सर कैसी रही रिकॉर्डिंग? सच कहूँ तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मुझे भी ऐसा मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा सर। सर आप मुझे सिखाएंगे? मैं अचकचा गया, कुछ बोल नहीं पाया। क्या हुआ सर? देखो, क्या नाम है तुम्हारा? जी इंदु। देखो इंदु, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाऊंगा, मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ। सर आप तो टाल रहे हैं। प्लीज़ सर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आई एम सॉरी इंदु। प्लीज़ सर, आप नहीं जानते मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे हंसी आ गई। दिखती तो मासूम हो मगर चालाक भी हो, चापलूसी कर रही हो। तो सर आप सिखाएंगे ना मुझे? ठीक है बाबा, सिखा दूंगा, मगर मेरे घर आना होगा और जब भी आओ फ़ोन करके आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर लेकर वह जल्दी से चली गई। इंदु में लगन थी और बहुत ही तीव्र बुद्धि की तो वह थी ही। वह नियमित रूप से आती रही। मुझे जो भी कुछ आता मैंने उसे सिखाया। इस बीच उसने माँ से भी घनिष्ठता बढ़ा ली थी। कम बोलने वाली माँ से भी मेरी अनुपस्थित में वह देर तक बातें किया करती थी।
अब वह अधिकार के साथ किचन में चाय नाश्ता बनाने लगी। इंदु, मुझे लगता है अब तुम सब कुछ सीख गई हो। तुम चाहो तो अब तुम्हें प्रतिदिन नहीं आना पड़ेगा। एक दिन मैंने कहा। पर कुछ क्षणों तक मुझे देखती रही, फिर गहरी सांस भरकर बोली, मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है सर? मगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगी। कुछ देर बाद वह चली गई तो कई दिनों तक नहीं आई। मुझे लगा कि वह नाराज़ हो गई और मुझे इंदु की आदत सी पड़ गई थी। उसकी चुलबुलाहट और बात बात में मजाक करने की आदत मेरी ज़िंदगी में छाई मनहूसियत को काफ़ी कम कर देती थी। इंदु के न आने से माँ भी उदास और पहले की तरह चुप चुप सी रहने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसे फ़ोन कर दिया। इंदु, मैं बोल रहा हूँ किशोर। अरे सर, आप आज पहली बार आपने फ़ोन किया है, क्या बात है? इंदु, नाराज़ हो क्या? थोड़ी सी हूँ तो। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया और मैंने रिसीवर रख दिया। अगले दिन जब मैं सुबह की ड्यूटी से लौटा तो इंदु आई हुई थी। माँ से उसी तरह खुशमिजाजी से बात कर रही थी। उसे देखकर मुझे अच्छा लगा। काफ़ी देर माँ से बातें करने के बाद वह चाय लेकर मेरे पास आई। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ सर। इंदु, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो चुका हूँ। अगर आपको फ़ोन नहीं आता तो मैं कभी नहीं आती। अरे तुम इतनी नाराज़ थी, मुझे पता भी नहीं था। यह घर मुझे अपना सा लगता है सर। आप मुझे यहाँ आने से कैसे रोक सकते हैं? सर, मेरी माँ नहीं है, मैंने उसे बचपन में ही खो दिया था। आपकी माँ से बात करके मुझे अपनी माँ मिल जाती है सर। इंदु की माँ नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे हृदय में करुणा सी उमड़ आई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। आई एम सॉरी इंदु, मुझे पता नहीं था। अब कभी मना नहीं करेंगे ना सर? मेरे हाथों को थामकर वह गीले स्वर में बोली। मैंने देखा उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू चमक रहे थे। अरे रो रही हो पगली, ऐसे नहीं रोते। मैंने एक हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। अब जब तुम चोर दरवाजे से मेरे घर में घुस चुकी हो तो जब भी चाहो आ जाओ। उसके चेहरे पर चिर परिचित शरारत नाच उठी। इसी चोर दरवाजे से आपके दिल में घुस गई तो क्या आप करेंगे आप सर? मैं हतप्रभ सा रह गया। कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोला, इस तरह से कभी सोचना भी मत इंदु। तुम महज 22 साल की हो और मैं 35 का होने को आया। 10-12 साल का अंतर भी कोई अंतर नहीं होता सर। नफीसा अली और मेजर सोढ़ी की जोड़ी, आदित्य पंचोली और जरीना बहाव की जोड़ी को ही देख लीजिए। यह कप प्लेट उठाती हुई बोली। उसके बाद इंदु चली गई, मगर देर तक मेरे दिमाग में धमाके गूंजते रहे। ये इंदु क्या कह गई है? बेवकूफ़ लड़की है, मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? उसके बाद इंदु 2 दिन तक नहीं आई। मेरे एकमात्र अजीज दोस्त उमर को जब मैंने बताया तो बोला, यह लड़की तुम्हें बहुत चाहती है दोस्त। मधु से तलाक का केस फटाफट निपटाओ और इसे अपने जीवन में शामिल कर लो। मेरे ख्याल में तो यही लड़की बेवकूफ़ है। इस सुंदर लड़की को एक से एक नौजवान, सुंदर और पैसे वाले लड़के मिल सकते हैं, और यह है कि इस अध्ययन में दिलचस्पी ले रही है। बेवकूफ़ वह लड़की नहीं, तुम हो किशोर। याद रखो, अगर तुम ये मौका खो दिए तो ज़िंदगी भर पछताओगे। उसके 2 दिन बाद ही कोर्ट में मधु से तलाक मिल गया। उसी शाम ड्यूटी से लौटते हुए रास्ते में मुझे मधु के पिता और 2 आवारा भाई मिले। उनके हाथों में हॉकियाँ थीं। उसके बाद जब मुझे होश आया तो वे मेरा स्कूटर, पर्स, गले की चैन और अंगूठियाँ ले के जा चुके थे। मेरी आंखों के कोने, गाल और होंठों पर गहरी चोटें आई थी। साथ ही एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया था। अस्पताल में इंदु मिलने आई, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह करोड़ स्वर में बोली, आखिर तुम जैसे इंसान को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता? ये दुनिया ऐसी ही है इंदु, बेरहम, वहशी और खुदगर्ज। आखिर मधु को क्या शिकायत थी तुमसे? उसके ऊंचे सपनों और अरमानों के सामने मैं बहुत गरीब और छोटा आदमी था। इंदु बस यही शिकायत थी। एक दिन इंदु आई और चुपचाप मेरे पास बैठ गई। क्या बात है इंदु? आखिर तुम मुझे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या सुनना चाहती हो? इंदु, मैं गंभीर हो गया। तुम्हें पता नहीं किशोर, मैं कितने रिश्ते ठुकरा चुकी हूँ। अब पापा मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं इंदु, तुम शादी कर लो।
वह मेरी ओर देखती रह गई। गीले स्वर में बोली, तुम मुझे खो दोगे किशोर? मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। वह रोती हुई वहाँ से चली गई। वह लड़की सच कहती है किशोर, तुम उसे खो बैठोगे, उमर ने कहा था। आखिर मैं क्या करूं उमर, मैं मधु को भूल नहीं पा रहा। तो क्या तुम चाहते हो कि वह लड़की तब तक कुंवारी बैठी रहे, मगर तुम जीवन भर मधु को ना भूल पाए तो क्या होगा? मैं निरुत्तर हो गया। एक दिन वह घड़ी भी आ गई जिससे का मुझे डर था। इंदु आई और मेरे हाथों में अपनी शादी का कार्ड रख के चली गई। क्या नाम है लड़के का? कृष्ण कुमार जैन। वाह, ये खूब रही। वो कृष्ण और तुम उसकी राधा। मैं जबरन मुस्कराया। तुम बहुत बेरहम हो किशोर। तुमने मेरे सच्चे प्यार की लाज नहीं रखी। मैं चुप रहा। तुम भी कान खोलकर सुन लो किशोर। मेरा तन भले ही किसी और का हो जाए, मगर मन हमेशा तुम्हें चाहता रहेगा। उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे। मेरा दिल भर आया, मगर क्या करता, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी एक बात मानोगे किशोर? बोलो इंदु, प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। वह रो पड़ी। मेरी आंखों से भी आंसू उतर आए। मैंने आगे बढ़कर जोर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके माथे और आंखों पर चुंबन अंकित कर दिए। उसकी आंखों से झरझर बहते आंसू रहे। वह काफ़ी देर तक यूं ही मुझसे चिपकी खड़ी रही। फिर अचानक झटके से अलग होकर धड़धड़ाती हुई सीढ़ियों पर उतर कर चली गई। इंदु की शादी की रात थी। मैं नहीं जा पाया। एक अजीब सी व्यवस्था ने मुझे जकड़ रखा था। उमर गुस्से में उबल पड़ा। तुम क्या जानो उमर, किसका दिल ज़्यादा टूटा है, मेरा या इंदु का? बिना उसकी ओर देखे मैं बोला। उमर कुछ देर तक गौर से मेरी तरफ देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुमने मधु को प्यार किया और इंदु ने तुम्हें। किसी को कोई नहीं मिला। ये प्यार भी बड़ी अजीब बीमारी है, खुदा बचाए इससे। फिर उमर उठकर चला गया। इंदु चली गई हमेशा हमेशा के लिए। फिर वह कभी भी मुझसे मिलने नहीं आई। प्यार मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, और इंदु की शक्ल में मिला तो खराब नसीब के चलते मैंने अपने ही हाथों से गंवा दिया। कुछ दिन बाद माँ भी चली गई। अब एक काम वाली बाई है जो घर के छोटे छोटे काम काज करती रहती है। अब मेरे जीवन में वही उदास उदास दिन और थकी थकी सी रातें रह गई हैं। मेरी ज़िंदगी बेरंग सी होकर रह गई है। ज़िंदगी की कड़ी धूप में नंगे पांव पैदल चलता जा रहा था। दूर दूर तक कोई दूसरी इंदु नहीं है जो अपने आंचल का साया मेरे सिर पे रख दे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, प्लीज़ अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी कहानी को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।